ये चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह के अंधश्रद्धा को बढ़ावा नहीं देते। बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, कहते हैं कि तमिलनाडु को मंदिरों का राज्य कहते हैं। यहाँ के प्रत्येक जिले में विश्व प्रसिद्ध और ऐतिहासिक मंदिर स्थित हैं। तमिलनाडु के विश्व प्रसिद्ध मंदिर अपनी शानदार वास्तुकला, आश्चर्यचकित करने वाली नक्काशियों और मनमोह लेने वाले भव्य मंडपों से सभी को आकर्षित करते हैं। अक्सर मैं और मेरी बीवी मंदिरों में जाने के लिए किसी भी एरिया की तरफ रवाना हो जाते थे। खासकर मेरी पत्नी को तो मंदिरों जैसी जगह में जाने का बड़ा ही शौक था और उसका यही शौक एक ना एक दिन हमारे लिए काल बन जाएगा, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। तो ये बात है साल 2011 की, जब लोगों का कहना था कि साल 2011 में पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। लेकिन 11 तारीख, 11वां महीना और साल 2011 के बीतने के बाद अब दिसंबर का महीना चल रहा था। लोगों की झूठी अफवाहों के बाद अब वक्त आ चुका था जिंदगी की असली अफवाह से लड़ने का, यानी कि एक ऐसी सच्चाई से रूबरू होने का जो हर किसी की जिंदगी में एक ना एक बार तो उसके साथ होती ही है। तो आइए जानते मेरे साथ घटे हुए इस घटना को बड़े ही करीब से। दोस्तों, हुआ कुछ ऐसा था कि उस दिन मुझे अपनी पत्नी के साथ तमिलनाडु के एक मंदिर में जाना था। मंदिर में जाते वक्त हमने अपनी गाड़ी में काफी सारा सामान रख लिया था, क्योंकि सफर हमारे लिए बड़ा ही लंबा होने वाला था। और अक्सर लंबे सफर में हमें गाड़ी चलाते चलाते इतनी ज्यादा भूख लगने लगती है कि अगर कहीं भी ढाबा ना मिले तो हालत खराब हो जाती है। तो ऐसे में मैं और मेरी पत्नी ने काफी सारा सामान रख लिया था। हमारे साथ साथ मेरी पत्नी का भाई वरुण भी था। वरुण और मेरी पत्नी, हम तीनों ही बड़े आराम के साथ सफर तय करने में लगे हुए थे। आज का सफर हमारी जिंदगी का सबसे बेहतरीन सफर होने वाला था, या फिर यूं कहें कि सबसे बेहतरीन और भयानक सफर होने वाला था, क्योंकि आज जिस मंदिर के लिए हम निकल रहे थे उसका सपना मैंने कई साल पहले देखा था। रास्ते में चलते चलते अचानक ही वरुण ने कहा, अरे जीजा जी, आपको पता है हम जिस सड़क पर पहुंचने वाले हैं उस सड़क के ऊपर भगवान के वक्त का भूत रहता है। कहते हैं कि उस सड़क के ऊपर अगर कोई आदमी गलत काम करता है तो वो भूत उस आदमी को बड़ी बुरी तरह से मारता है। इतना ही नहीं, भगवान की भावना को ठेस पहुंचाने पर भी वो भूत नाराज हो जाता है और वो इंसान की जिंदगी को जड़ से तबाह कर देता है। दोस्तों, वरुण की बात सुनकर मैंने हंसते बोला, वाह साले साहब, मैंने तो पहली बार इस तरह की बातें सुनी है कि भगवान के भक्त भी भूत बन जाते हैं। मेरी बात सुनकर वरुण ने एकदम से हंस दिया और उसके बाद मेरी पत्नी ने कहा, आप भी कैसी बातें करते हैं, अगर ये कह रहा है तो सही कह रहा होगा ना। अब उन दोनों से जिद पाना मेरे बस से बाहर था। ऐसे में मैंने इस बात को यहीं पर टाल दिया। इतने में ही हमारी चलती हुई गाड़ी को जोरदार झटका लगा। और वो कहते हैं ना, अक्सर जब भूत पिशाच के किस्से हमारे साथ होने वाले होते हैं तो सबसे पहले यही कांड होता है। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। हमारी गाड़ी के इंजन में कोई मिस्टेक आ गई थी। ऊपर से इस वक्त हम इस तरह के एरिया में थे जहाँ केवल सुनसान पड़ी सड़क ही नजर आ रही थी। उस वीरान पड़ी सड़क के अजीब से दृश्य को देखने के बाद मेरी पत्नी ने बोला, अब हमें क्या करना चाहिए। उसकी बात सुनकर मैं भी थोड़ा सोच में पड़ गया कि इस एरिया में मैं क्या करूं कि मेरी गाड़ी का इंजन ठीक करवा सकूं। उसके बाद मैंने अपना छोटा सा मोबाइल फोन निकाला और उसमें देखने लगा कि कहीं किसी मैकेनिक का नंबर मिलता है या फिर नहीं। दोस्तों, बहुत देर तक कोशिश करने के बाद भी मुझे उस क्षेत्र में किसी भी मैकेनिक के बारे में पता ही नहीं चल पाया। मैंने अपने कई दोस्तों से बात भी की जो अक्सर यहाँ का सफर तय किया करते थे, लेकिन उन्होंने भी बताया कि यहाँ ऐसा कोई मैकेनिक ही नहीं है जो यहाँ आसपास रहता हो। उसके बाद उन्होंने कहा, अगर तुम किसी गाड़ी वाले से मदद मांग सको तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा, क्योंकि इतनी रात को उस रास्ते में कोई मैकेनिक तुम्हारी सहायता करने के लिए नहीं पहुंचेगा, क्योंकि जब तक उस रोड के ऊपर रात का माहौल रहेगा तब तक कोई भी तुम्हारी मदद करने के लिए नहीं आएगा। मेरे दोस्तों की ये बात मुझे काफी अजीब लग रही थी। फिर मैंने उनसे पूछा, लेकिन इस रोड के ऊपर ऐसा क्या है कि रात में यहाँ पर कोई भी मैकेनिक किसी की भी सहायता करने के लिए नहीं पहुंचता। मेरी ये बात सुनने के बाद उन्होंने बताया कि दरअसल उस रोड के ऊपर किसी की आत्मा के भटकने का दावा किया जाता है और लोग उस बात को इतना सीरियस लेते हैं कि कोई भी रात को सड़क पर नहीं आता। कहते हैं कि वो आत्मा इतनी ज्यादा भयानक है कि किसी भी आदमी को मौत के घाट उतार देने में बस कुछ वक्त का ही समय लगाती है। दोस्तों, मुझे अपने दोस्तों की बात पर फिर से हंसी आने लगी। मुझे अपने साले के अलावा अपने दोस्तों की बातें भी काफी अजीब लग रही थी। फिर मैंने उनसे कहा, अरे भाई, तुम लोग तो मेरे साथ ही पढ़े लिखे हो, फिर भी इन चीजों पर विश्वास करते हो क्या। इस पर मेरे दोस्त ने बताया कि वो इस तरह की चीजों पर विश्वास नहीं करता, बल्कि यहाँ लोग जिस तरह की चीजों को मानते हैं उसने उन्हीं के बारे में विस्तार से बताया है। इतना कहने के बाद उसने फोन काट दिया। इधर से मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इस हालत में मैं करूँ तो करूँ क्या। तभी मेरे साले साहब ने बोला, अरे जीजा जी, आप चिंता मत करो, यहाँ पर मेरा एक जानकारी दोस्त है, मैं उसको फोन करके बुला लेता हूँ, वो हमें अपने घर ले चलेगा। इस बार मुझे उसका आइडिया काफी हद तक ठीक ही लगा, लेकिन जब उसने अपने दोस्त को फोन करने की कोशिश की तो उसका फोन लगा ही नहीं। शायद रात ज्यादा होने की वजह से वो अपना फोन बंद करके सो चुका था। ऐसे में हमारी मुसीबतें अब और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। हमें समझ में नहीं आ रहा था कि साला इतनी रात को हम करें तो करें क्या। उसके बाद मैंने अपनी पत्नी और अपने साले साहब को बोला, देखो मुझे लगता है अब इतनी रात को हमारा कुछ नहीं हो सकता, इसलिए हमें गाड़ी में ही आराम करना होगा।
हम एक काम करते हैं, गाड़ी में रखा हुआ खाना यहीं पर खा लेते हैं और उसके बाद सुबह होने पर किसी मैकेनिक की तलाश करते हैं। फिर किसी तरह से धक्का वगैरह देकर मैंने गाड़ी को सड़क से हटाया और गाड़ी को बगल में खड़ा कर दिया। गाड़ी को बगल में खड़ा करने के बाद हम सभी एक साथ मिलकर खाना वगैरह करने लगे। फिर रात के 12 बज गए और हमें पता ही नहीं चला। ठंड इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि हमारे दांत अब ठंड से आपस में टकरा रहे थे। मैं अपनी कंबल ओढ़कर गाड़ी को चारों तरफ से बंद करके आराम कर रहा था। उधर मेरी पत्नी और मेरा साला गहरी नींद में था। सब कुछ एकदम सही चल रहा था कि फिर अचानक ही मुझे अपने पेट में गुदगुदी होने लगी। मेरे पेट में शायद ठंडा खाना खाने की वजह से गड़बड़ हो गई थी। तो ऐसे में मैंने गाड़ी के अंदर रखी हुई पानी की बोतल उठाई और फ्रेश होने के लिए बाहर निकल गया। दरअसल मैंने देखा कि उस सड़क से थोड़ा ही आगे एक पहाड़ी थी और उस पहाड़ी के पीछे एकदम साफ जगह थी। तो मैं वहीं पर जाकर फ्रेश होने लगा। थोड़ी देर के बाद फ्रेश होने के बाद मैं वापस से गाड़ी की तरफ चला आया। अब तक मेरे पेट में काफी हद तक मुझे सुकून सा मिल चुका था। इतनी देर से तो मेरे पेट के अंदर गड़बड़ी थी, अब वो भी खत्म हो चुकी थी। फिर मैं धीरे धीरे अपने कदम पटकते हुए अपनी गाड़ी की तरफ आया। तो मैं जैसे अपनी गाड़ी के पास पहुंचा तो एक बार के लिए मुझे ऐसा लगा कि मेरे पीछे पीछे कोई और भी मेरी गाड़ी के पास आया है। लेकिन वो कौन था मुझे इस चीज का कोई अंदाजा तक नहीं था। मैं सिर्फ उसके अपने आसपास होने का एहसास कर सकता था। लेकिन उसके बाद मुझे लगा कि शायद आधी नींद में होने की वजह से इस तरह की अजीबोगरीब चीजों का एहसास हो रहा है। खैर फिर मैंने इसके ऊपर ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया और अपनी गाड़ी में जाकर चुपचाप बैठ गया। थोड़ी देर के लिए तो मुझे भी नींद नहीं आ रही थी, लेकिन फिर थोड़ा सा समय बीतने के बाद मेरी आंखें भारी होने लगी और फिर मैं हल्की सी नींद में चला गया। और फिर अचानक ही किसी ने गाड़ी का दरवाजा खटखटाया। जैसे मैंने बाहर की तरफ देखा तो मैंने पाया कि एक आदमी बाहर खड़ा था जो मुझे बाहर आने का इशारा कर रहा था। मैं तुरंत ही गाड़ी से बाहर निकला और उस आदमी के पास चला गया। तो मैंने देखा कि उस आदमी ने अपने पूरे शरीर पर काले रंग के कपड़े पहने हुए थे। तभी उसने बोला, भाई मेरा नाम काली है और मैं यहीं का रहने वाला हूँ, तुम लोग इतनी रात को इस सड़क पर क्या कर रहे हो। उस आदमी की बात सुनते ही मैंने उसे पूरी बात बताना शुरू कर दिया। लेकिन मेरी पूरी बात सुनने के बाद उसने कहा, लेकिन भाई साहब ये एरिया ठीक नहीं है, तुम लोगों को यहाँ नहीं रुकना चाहिए था। शायद तुम लोग इस बात को भूल चुके हो कि ये एक भूत का इलाका है। तभी मैंने हंसते बोला, अरे भाई ऐसा कुछ नहीं होता है, भूत प्रेत ये सब कहने की बात है, आज तक मैंने तो कभी नहीं देखा उनको, क्या आपने देखा है। मेरी बात सुनकर उस आदमी की आवाज एकदम से भारी हो गई और उसने भारी सी आवाज में बोला, हाँ मैंने भूत को देखा है और मैं अभी भी भूत को देख सकता हूँ। अब ये जवाब मुझे पूरी तरह से हिला देने में सक्षम था। फिर मैंने उस आदमी से कहा, आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, जरा मुझे भी तो बताओ, मैं भी तो देखता हूँ कि भूत किस तरह से दिखता है। मेरी बात सुनकर उस आदमी ने अपने हाथ मेरे कंधे पर रखते हुए बोला, भाई साहब सब्र करो, सब कुछ नजर आ जाएगा। इतना कहने के बाद उसने मेरे कंधे को एकदम से टाइट करना शुरू कर दिया। उसने मेरे कंधे को इस कदर पकड़ा था कि अब मेरे पूरे हाथ में दर्द होने लगा था। वो दर्द भी अब बढ़ता जा रहा था और जैसे मैंने उस आदमी के हाथ को अपने कंधे से हटाने की कोशिश की तो मुझे एहसास हुआ कि उस आदमी के शरीर में इतना बल था कि मैं पूरी ताकत लगाने के बाद भी उसके हाथ को टच से मस नहीं कर सका। उस आदमी की यही शक्ति देखकर मैं हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा कि तभी उसने बोला, अभी अभी तुमने एक भक्त की ताकत देखी है और अब तुम अपनी मौत को देखोगे। इस बार जब मैंने उस आदमी के चेहरे पर गौर किया तो उसका चेहरा अब आग की तरह चमकने लगा। वो आदमी अब किसी भयानक जानवर की तरह मुझे दिखाई पड़ रहा था। आज से पहले मैंने कभी भी किसी भी आदमी का इस तरह का भयानक चेहरा नहीं देखा था। उस आदमी के इस भयानक चेहरे को देखने के बाद तो मेरे मुंह से एक भयानक चीख निकल गई। इस भयानक चीख निकलने के साथ ही जब मैंने अपनी आंखें खोलकर इधर उधर देखने की कोशिश की तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। दरअसल मैंने देखा कि मैं अभी अभी नींद से उठा था और मेरी चीख इतनी ज्यादा भयानक थी कि मेरी बीवी और मेरे साले साहब भी उठ गए थे। उन्होंने मुझे इस हालत में देखते बोला, अरे क्या हुआ, आप ठीक तो हो ना। इस बार मैंने अपनी गर्दन हिलाई और उसके बाद मैंने अपनी पत्नी को आया हुआ मैंने बुरे सपने के बारे में बताया तो वो भी मेरी बातें सुनकर हैरान हो गई। उसके बाद मेरे साले साहब ने कहा, लगता है आप टॉयलेट वगैरह करने के लिए जरूर बाहर गए होंगे। इस पर मैंने हाँ में गर्दन हिलाई और मेरा इशारा पाते ही मेरे साले साहब ने कहा, मैंने आपको पहले कहा था कि यहाँ पर एक भक्त की आत्मा भटकती है और जो इस सड़क के आसपास में शौच वगैरह करने का गलत काम करता है वो उसका पूरा जीवन चक्र बदल देती है। ये सुनते ही मेरे पूरे शरीर में सनसनी सी मच गई। फिर मुझे लगा कि जरूर वरुण की वजह से मुझे ऐसा सपना आया था, क्योंकि जब मैं सोच करके वापस से गाड़ी में लौट रहा था तब मुझे ऐसा लगा था कि मेरे पीछे कोई आ रहा है और उस वक्त मुझे वरुण की ही बातें याद आई थी। तो ऐसे में मैंने वरुण से कहा, जरूर तुम्हारी इन बातों से ही मेरे दिमाग पर असर पड़ा है और शायद इसी गलतफहमी के चलते मैंने इस तरह का सपना देखा है। मेरी बात सुनकर वरुण ने बोला, नहीं जीजा जी आप गलत बोल रहे हैं, अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं होता तो फिर थोड़ी देर के बाद आप एक भयानक हादसे से गुजर जाएंगे और उसके बाद भी अगर आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं होगा तो शायद आज हम तीनों की जिंदगी यहीं पर खत्म हो जाएगी। वरुण की बातें इस वक्त काफी ज्यादा गंभीर हो चुकी थी। वो काफी डरा हुआ था और इसी डर में उसने मुझे ना जाने क्या क्या कह दिया। उसके बाद मैंने किसी तरह से अपनी बीवी और साले साहब को शांत किया और उसके बाद उन दोनों को बोला,
तुम लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर ऐसी कोई मुसीबत भी आती है तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। इतना कहने के बाद मैंने उन दोनों को सो जाने को बोला। फिर उसके बाद वो दोनों भी थोड़ा बेफिक्र होकर आराम से सोने लगे। इधर मुझे अभी भी उस सपने की याद आ रही थी जिसमें मैंने एक भयानक से आदमी को देखा था। इससे पहले कि मैं अपनी आंखें बंद करके सो पाता कि अचानक ही मुझे ऐसा लगा कि गाड़ी की विंडो पर दस्तक हुई थी। ये आवाज इतनी जोर से आई थी कि मैं अचानक ही खड़ा होकर इधर उधर देखने लगा। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि इस आवाज को सिर्फ मैंने सुना था। मेरी पत्नी और साले साहब अभी भी आराम से सो ही रहे थे। मैंने गाड़ी के इधर उधर देखने की भी कोशिश की लेकिन मुझे वहां कोई भी नजर ही नहीं आ रहा था। फिर मुझे लगा कि जरूर उस सपने की वजह से मुझे भ्रम हुआ है, इसलिए मुझे आराम करना चाहिए। मैं फिर से अपनी आंखें बंद करके सोने लगा, पर तभी कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में सोचकर ही इंसान हैरानी के समुद्र में डूब जाए। अचानक मैंने देखा कि मेरी गाड़ी की दोनों हेडलाइट ऑन हो चुकी थी और गाड़ी एकदम से स्टार्ट हो चुकी थी। मेरी बीवी और मेरे साले साहब वरुण अभी भी आराम से लेटे हुए थे। उनकी ये नींद किसी कुंभकर्ण से कम नहीं थी। इधर मैं डर के मारे बुरी तरह से हाँप रहा था तो उधर वो दोनों चैन की नींद ले रहे थे। इससे पहले कि मेरे साथ इसी तरह का कोई दूसरा हादसा हो पाता कि अचानक मैंने वरुण को आवाज लगाई, लेकिन इस बार जैसे मैंने अपना मुंह खोला तो मेरी आवाज गले में ही अटक कर रह गई। मेरी आवाज का अचानक से इस तरह से अटक जाना बड़ा ही अजीब था। मैंने बहुत बार अपने हाथों को भी हिलाने की कोशिश की लेकिन ऐसा लग रहा था कि किसी ने मेरे शरीर को दबा दिया हो। उस वक्त मैं इतनी ज्यादा परेशानी में था कि मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता। किसी तरह से मैंने भगवान का नाम जपना शुरू किया और हैरानी तो इस बात की थी कि एक दो बार भगवान का नाम जपने से मेरा शरीर मुझे हल्का महसूस हुआ। फिर उसके बाद कुछ समय के बाद मैं अपने शरीर को एकदम नॉर्मल महसूस कर पा रहा था। अब की बार जैसे मैंने अपने आसपास देखा तो मैंने पाया कि मेरी बीवी और वरुण अभी भी चैन की नींद से सो रहे थे, लेकिन अब मुझे गाड़ी के अंदर बड़ी बेचैनी सी महसूस हो रही थी। इसलिए मैं तुरंत ही उठा और अपनी गाड़ी से बाहर निकल गया। और शायद यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि मैं जैसे ही गाड़ी से बाहर निकला तो मैंने देखा कि गाड़ी के बाहर मुझे एक शख्स खड़ा हुआ नजर आ रहा था। उस शख्स को देखते मैंने वापस से गाड़ी के अंदर जाना ठीक समझा, लेकिन इस बार मैं जैसे गाड़ी के अंदर जाने लगा तो गाड़ी का लॉक इस बार खुल ही नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था कि किसी ने गाड़ी को अंदर से लॉक कर दिया है। ऊपर से चाबी भी गाड़ी के अंदर ही थी, तो ऐसे में मेरी मुसीबत अब बढ़ चुकी थी। इधर से वो आदमी मेरी ओर ही बढ़ रहा था और उस आदमी का बढ़ता हुआ एक एक कदम मेरी सांसें ऊपर नीचे करता जा रहा था। आखिर मैंने हार मान ली, क्योंकि मैंने बहुत बार अपनी गाड़ी के दरवाजे को खटखटाने की भी कोशिश की लेकिन कोई फायदा ही नहीं हुआ। अंदर मेरी पत्नी और वरुण सो रहे थे। उन्होंने एक बार भी मेरी आवाज को नहीं सुना और इसका अंजाम ये हुआ कि अब वो आदमी मेरे बगल में आकर खड़ा हो गया और फिर उस आदमी ने हल्की सी आवाज में कहा, तुम्हें पता था ना कि यहाँ पर गंदगी फैलाना मना है, लेकिन तुमने किसी की बात नहीं मानी। अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दोस्तों उसकी ये बात सुनते ही मैंने अपनी गाड़ी से भागना शुरू कर दिया। मैं चाहता तो था कि मैं अपनी गाड़ी के अंदर ही बैठ सकूं, लेकिन मेरी किस्मत कितनी खराब थी कि मेरी बीवी और वरुण दोनों ही गाड़ी का दरवाजा खोलने में नाकाम रहे। वो इस वक्त चैन की नींद सो रहे थे और मैं अपनी मौत से लड़ रहा था। अब मैं भागते भागते अपनी गाड़ी से बहुत दूर आ चुका था। इधर मेरी सांसें भी फूलती जा रही थी और उधर वो आदमी मेरा इस कदर पीछा कर रहा था मानो वो मुझे कच्चा ही चबा जाएगा। थोड़ी देर तक भागने के बाद मैं एक छोटी सी गली के पास पहुंच गया। इससे पहले कि मैं उस गली के अंदर दाखिल होता कि मैंने एक बार पीछे पलट कर देखा। इस बार मैंने जैसे पीछे देखा तो मेरी सांस में सांस आई, तो मैंने देखा कि अब वो आदमी मुझे कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। उस आदमी को वहां पर चारों तरफ ना पाकर मुझे एक बार के लिए ऐसा लगा कि शायद अब उससे पीछा छूट गया है, लेकिन दूसरे पल मुझे एहसास हुआ कि कोई मेरे बिल्कुल बगल में खड़ा है। जैसे मैंने झटके से अपनी गर्दन घुमा कर देखी तो मैंने पाया कि वो काले रंग के कपड़े पहनने वाला आदमी मेरे बगल में खड़ा था। मेरी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। मैंने उस आदमी से बोला, आप क्या चाहते हो मुझसे, और आखिर मैंने तुम्हारा बिगाड़ क्या है? तभी उसने कहा, तुम्हें पता है ना इस एरिया में कोई भी सोच नहीं करता है, लेकिन तुम्हें तो ऐसा लगता है कि यहाँ की बातें अफवाह है, और अब देख लो ये सब अफवाह है या फिर हकीकत। मैं भी तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। उसके बाद मैंने फिर से उस शख्स से कहा, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मुझे जिंदा छोड़ दो। इतना कहने के बाद मैं फिर से अपनी जान बचाने के लिए अपनी गाड़ी की तरफ भागा। मुझे उम्मीद थी कि शायद इस पर मेरी पत्नी उठकर मुझे ढूंढ लेगी। मैं तो अपनी गाड़ी की तरफ भागता जा रहा था, लेकिन वो आदमी मेरा पीछा छोड़ने को तैयार ही नहीं था। बहुत तेज भागते भागते अब मैं अपनी गाड़ी के पास भी पहुंच गया था। इस बार मैं जैसे अपनी गाड़ी के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि मेरी गाड़ी बिल्कुल वैसी खड़ी थी और मुझे ना तो गाड़ी का दरवाजा खुला हुआ दिखाई पड़ रहा था और ना ही गाड़ी के आजू बाजू में कोई भटकता हुआ दिख रहा था। फिर से मेरी टेंशन बढ़ गई, क्योंकि मैं फिर से अपनी मौत के पास आकर खड़ा हो गया था। पर इस बार मैं जैसे गाड़ी के जस्ट पास पहुंचा तो मेरी किस्मत का दरवाजा खुल गया। दरअसल मैंने देखा कि मेरी बीवी गाड़ी के अंदर ही बैठकर इधर उधर देख रही थी और जैसे उसने मुझे देखा तो तुरंत ही दरवाजा खोल दिया।
मैंने भी फुर्ती दिखाई और दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। अब तक उस जबरदस्त ठंड के माहौल में मेरा पूरा शरीर पसीने से लथपथ हो गया था। तो ऐसे में मेरी पत्नी ने कहा, क्या हुआ, आप इस तरह से थके हुए क्यों हो? इस पर मैंने उन्हें पूरी बात बताई और मेरी बात सुनते ही उसके भी होश उड़ गए। और फिर उसने बोला, हमने आपको पहले बोला था, लेकिन आपको तो किसी की बातों पर विश्वास ही नहीं होता है। अब हम क्या करेंगे? इधर मेरा साला वरुण भी जग गया था। वरुण के उठ जाने के बाद उसे भी पूरी बात के बारे में पता चल चुका था। अब की बार वरुण ने बोला, देखिए जीजा जी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब तक आप इस गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं तब तक आप सेफ हैं। और बस अब थोड़ी देर की बात है, उसके बाद सुबह का माहौल हो जाएगा। सुबह वो आदमी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है। और सबसे पहले हम सुबह मंदिर में जाकर भगवान से माफी मांगेंगे, तभी आपका कुछ हो सकता है। इस पर मैंने भी गर्दन हिलाई और किसी तरह इस रात को बिताने की कोशिश करने लगा। बार बार हमें ऐसा लगता कि कोई हमारी गाड़ी के दरवाजे को खटखटाने की कोशिश कर रहा है। कोई है जो गाड़ी के अंदर दस्तक देना चाहता है, लेकिन हमने एक बार भी गाड़ी का दरवाजा नहीं खोला। कई बार तो ऐसा होता है कि हमने अपनी कार के बोनेट के ऊपर उसी आदमी को बैठा हुआ पाते, लेकिन हम डरे नहीं और पूरी होशियारी के साथ उसका सामना किया। वो पूरी रात हमने यूं ही बिता दी और फिर जैसे ही सुबह का समय हुआ तो धीरे धीरे हमारे साथ हो रही वो अजीब घटनाएं एकदम से बंद हो गई। और फिर उसके बाद मेरे साले साहब और मेरी पत्नी, हम तीनों मिलकर पैदल ही मंदिर की तरफ चल पड़े। यहाँ से मंदिर की दूरी काफी कम ही थी, तो ऐसे में हम जल्दी ही मंदिर भी पहुंच गए। मंदिर में पहुंचने के बाद मैंने भगवान जी से उस चीज के बारे में माफी मांगी और मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। फिर उसके बाद मैंने किसी तरह से मैकेनिक का नंबर लिया और जल्दी से अपनी गाड़ी को ठीक करवा लिया। हम शाम होने से पहले ही उस एरिया से निकल गए, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि तमिलनाडु के उस शहर में फिर से हम अपनी मौत को बुलावा दें। दोस्तों, उसके बाद मेरे साथ कभी भी इस तरह की घटना तो नहीं हुई, लेकिन आज भी जब उस रात को मैं याद करता हूँ तो महसूस होता है कि कभी भी पवित्र एरिया में हमें वो काम कभी नहीं करने चाहिए जो वहाँ पर अलाउ नहीं होता। शायद उस दिन अगर मैं भी शौच करने के लिए वहाँ खुले में नहीं जाता तो शायद मुझे उस आदमी का वो भयानक चेहरा कभी भी देखने को नहीं मिलता। लेकिन उस दिन के बाद तो मैं भी उस मंदिर में कभी नहीं गया। खैर, अब हमारे साथ सब कुछ ठीक चल रहा है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर दें। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्दी ही मिलूंगा ऐसी एक और भूतिया घटना के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। ये देखियो, ये क्या रिकॉर्डिंग हुई है? ये क्या रिकॉर्डिंग हुई है? क्या सुन रहा है माइक? वो वाला नहीं ओपन कर दिया, ये इसी हो रहा है, होगा।